सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। आज की क्लास में हमें लाइट की स्पीड से भी तेज टैक्सोनॉमी के थर्ड स्टेप विच इज क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है, जिसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट आज क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका आप अगर प्रॉपर्ली आंसर कर पाते हो तो इस रिकैप वाले पार्ट को स्किप कर देना, इसमें आपके लिए कोई भी नई बात नहीं रखी होगी। और अगर नहीं कर पाते तो मेरे साथ बैठ के रिविजन करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट करता हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं कि वो नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इन क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में फटाफट सोचने चालू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एनसीईआरटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन के बारे में क्या बात कही गई है और इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या चीज है। थर्ड क्वेश्चन विल बी टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस, अपना सबसे कॉमन वाला। फिर मैं ये पूछूंगा टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस बताओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कहेंगे कि टैक्सोनॉमिक एड्स में की को जब हम स्टडी करते हैं तो एक की टैक्सॉन स्पेसिफिक होता है या फिर एक कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक एक की होती है। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी बॉटनिकल गार्डन में किसी भी प्लांट के आगे हम जो लेबल लगाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज की डिटेल्स मेंशन होती है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाए होगे तो रिकैप वाला पार्ट आप फटाफट स्किप कर दो, और अगर नहीं कर पाए तो मेरे साथ रिकैप करो। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कशन करी, जिसमें हमने ये कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं विच आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड फाइनली एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग, नॉट द डिफाइनिंग फीचर। रीजन बीइंग ग्रोथ ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है, वेयर रिप्रोडक्शन या मैं कहूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं शो करते, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मेटाबॉलिज्म में एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग का कंडीशन अप्लाइड की वो सेल के अंदर हो रहा हो, विच इज व्हाई आई विल कंक्लूड कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों? बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि इंटरैक्शन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है वो ये कहती है हमें कि छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसे एनसीईआरटी कहती है अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, और अपने से नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बनने वाली चीज को एक स्पेशल प्रॉपर्टी देंगे, जिसको मैं नाम दूंगा इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक स्पेसिफिक लेवल पे तो है बट उसे बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था कि करेंटली टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुके हैं, और कैसे रॉबर्ट मे ने इस डेटा को एक्सट्रापोलेट करके ये बताया है, ये प्रिडिक्ट किया है कि फ्यूचर में टोटल 7 मिलियन स्पीशीज होंगे, और हमें उस सबको जैसे जैसे वो डिस्कवर होंगे हमें उन सभी स्पीसीज की प्रॉपर टैक्सोनॉमी करनी होगी। नेक्स्ट हमने टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच के डिफरेंस को पढ़ा था। हमने ये कहा था कि कैटेगरी हम कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि आपस में रिलेटेड तो हैं बट वो ग्रुप किसी फीचर से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन एक कैटेगरी ही है जो कि किसी तरह के फीचर्स से एसोसिएटेड है, जैसे कि इंसेक्टा, जैसे कि एनिमलिया, जैसे कि प्लांटे, जैसे कि ब्रायोफाइटा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी मेरे टैक्सॉन हैं क्योंकि ये सभी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि किसी ना किसी तरह के प्रॉपर्टी से, किसी ना किसी तरह के फीचर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी में हम सिंपली किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम प्रॉपर्ली किसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में प्लेस कर रहे होते हैं। फिर हम ये कहेंगे सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी की चीजें तो करते ही हैं, वहां पे हम डाइवर्सिटी तो स्टडी करेंगे ही, बट साथ में हम उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। फायदा ये है कि वो हमारे टैक्सोनॉमिक प्रोसेस को बहुत ज्यादा रिफाइन, बहुत ज्यादा फिल्टर कर रहा होगा। हमें उसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशंस, उसके हिस्टोरिक रिलेशंस के बारे में भी पता चल रहा होगा। नेक्स्ट हम आ गए थे स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी में, जिसमें हमें इस बचे हुए पूरे चैप्टर को कवर करना था। सबसे पहला स्टेप हमारे टैक्सोनॉमी का डिस्क्रिप्शन, जिसे एनसीईआरटी कहती है कैरेक्टराइजेशन। इसमें मैंने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि मुझे जिसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है उसके सभी प्रॉपर्टीज को मैंने एक नोटबुक में नोट डाउन कर लिया।
जिसको मैं एज अ रेफरेंस यूज करूंगा आगे आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप के लिए। सो आइडेंटिफिकेशन में डिफरेंट टैक्सोनमिस्ट्स ने ओवर द टाइम हमारे लिए टैक्सोनमिक एड्स बनाए हैं। टैक्सोनमिक एड्स क्या है? इट इज सिंपली द स्टोरेज ऑफ वेरियस स्पेसिमेंस और द इंफॉर्मेशन अबाउट देम, जिससे मैं रिफर कर सकता हूं उन सभी पॉइंट्स को जो मैंने डिस्क्रिप्शन के स्टेप में नोट डाउन किए हैं, और कंपेयर करके पता कर सकता हूं कि वो जो ऑर्गेनिज्म जिसे मैं स्टडी कर रहा हूं वो कोई नॉन ऑर्गेनिज्म है, वो पहले डिस्कवर हो चुका है, या फिर वो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। सो सबसे पहला टैक्सोनमिक एड जो हम पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा था, वो था हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम में हमने क्या किया था? हर्बेरियम में हमने हर्बेरियम शीट्स को स्टोर किया था। हर्बेरियम शीट्स क्या है? उसमें मैं सिंपली एक प्लांट को लूंगा, ड्राई करूंगा और उसके बाद उसको पेस्ट करूंगा और उसके बाद उसको प्रिजर्व कर दूंगा ले जाकर हर्बेरियम में। लोअर राइट हैंड साइड में मिलेगा हमें लेबल। लेबल में होंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि उस प्लांट को कलेक्ट किसने किया है, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसके बाद उसका कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली नेम, ये सारी बातें होंगी। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम कहते हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा इंडिया में प्रेजेंट है। उसके बाद हम सेकंड टैक्सोनमिक एड में आए थे, जो था हमारा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हमने लिविंग प्लांट्स के स्पेसिमेन को स्टोर कर रखा है। पीछे हर्बेरियम में हम डेड प्लांट के स्पेसिमेन को स्टोर और प्रिजर्व करके रखते हैं। सो बॉटनिकल गार्डन में हमने क्या पढ़ा? बॉटनिकल गार्डन में हम किसी भी प्लांट को लेंगे और ह्यूमन एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में प्लांट करेंगे और वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ये हमारे एक्सिटू कंजर्वेशन के काम आता है, ये हमारे सीड के मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, और आइडेंटिफिकेशन में तो काम आ ही रहा होता है। सो बॉटनिकल गार्डन में किसी भी प्लांट के आगे जो लेबल लगा हुआ होगा उसमें उसकी साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली के नेम के बारे में मेंशन किया हुआ होगा, जो कि मेरा सवाल भी था क्लास में सबसे पहले आपसे। फिर हमने बॉटनिकल गार्डन के एग्जांपल्स पढ़े थे, नाम पढ़े थे। वो था हमारा सबसे पहला रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन, सेकंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हमारा हावड़ा में प्रेजेंट है, एंड थर्डली NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ इंडिया में प्रेजेंट है। फिर हमारा थर्ड टैक्सोनमिक एड विच वाज म्यूजियम, जिसमें मैं डेड प्लांट एंड एनिमल के स्पेसिमेन को स्टोर करूंगा। अब हम इसमें प्लांट स्टोर कर सकते हैं, वो सारे प्लांट्स जो कि हर्बेरियम में स्टोर नहीं कर सकते थे वो वाले भी। हम इसमें एनिमल स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल साइज एनिमल को ग्लास में डाल के फॉर्मलिन एसीटोन एल्डिहाइड के सोल्यूशन में प्रिजर्व करेंगे। लार्ज साइज एनिमल को हम स्टफ एंड प्रिजर्व कर रहे होंगे, और इंसेक्ट्स को हम इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे। जो चीज ध्यान रखने वाली बात आपको बताई थी वो ये कि कॉकरोच को स्टोर करना है तो उसे चप्पल मार के कुचलना नहीं है, हमें उसे फ्यूमिगेट करना है, हमें उसे इस तरह से किल करना है कि उसके स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, और उसके बाद हमें उसको पिन करना है और उसके बाद प्रिजर्व कर देंगे वहां पे। फिर हमने ये कहा था कि म्यूजियम्स में हम स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व कर रहे होते हैं। फिर हम आ गए थे हमारे जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम कहते हैं जू। जू क्या है? जू में हम लाइव एनिमल्स को स्टोर करते हैं एक ह्यूमन मेड हैबिटेट में, जो कि सिमुलेट कर रहा है उस एनिमल के नेचुरल हैबिटेट को। ये हमारे उस एनिमल के फूड हैबिट्स और उसके हैबिटेट को स्टडी करने के भी काम आता है। एक्सिटू कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, साथ ही हम इससे टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की में हमने क्या पढ़ा था कि की कैन इट इज एक्चुअली एनालिटिकल इन नेचर, बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जहां पे मैं एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट जिसको मैं कह रहा हूं कपलेट, उसमें से एक लीड को सिलेक्ट करूंगा और दूसरे लीड को मैं रिजेक्ट करूंगा। अकॉर्डिंगली मुझे एक रेफरेंस दी हुई होगी, जिसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और एंड में कंक्लूड कर दूंगा कि जिस भी चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं वो चीज क्या है। फिर हमने ये कहा था, जो कि मेरे क्लास के स्टार्टिंग का सवाल भी था, वो ये कि एक की पर्टिकुलर टैक्सोनमिक कैटेगरी को बिलोंग करती है, ना कि पर्टिकुलर टैक्सोन को बिलोंग करती है। इसका क्या मतलब हमने पढ़ा था कि मैं एक गिवन की से एक स्पेसिफिक टैक्सोनमिक कैटेगरी, लाइक सपोज मैं डिफरेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ सकता हूं, या फिर मैं डिफरेंट किंगडम्स के बारे में पता कर सकता हूं कि जो मेरा स्पेसिमेन है वो किस किंगडम को बिलोंग कर रहा है या फिर वो किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर बचे हुए हमारे पास जो 4 टैक्सोनमिक एड्स थे, विच वेर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, जिसको हम एक साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहला फ्लोरा एंड मैनुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है, एंड मोनोग्राफ पर्टिकुलर टैक्सोन को बिलोंग करता है। किसी भी फ्लोरा में एक पर्टिकुलर गिवन रीजन में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स की हैबिट एंड हैबिटेट की डिस्क्रिप्शन होती है, उनके बारे में डिटेल्स होती है। वेयर एज मैनुअल में उन सभी प्लांट्स के नेम्स वगैरह होते हैं और फ्लोरा से रिलेटेड थोड़े से ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं। मोनोग्राफ एक पर्टिकुलर टैक्सोन को बिलोंग करता है, यानी कि मैं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर टैक्सोन, जैसे कि फैबेसियाई का
मैं कहूँगा मोनोग्राफ, या फिर मैं कहूँगा एल्गे का एक मोनोग्राफ बता दो, तो उसके बारे में उस पर्टिकुलर टैक्सॉन के सभी डिटेल्स होता है। लास्टली कैटलॉग, जिसमें ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं है, सिंपली हम ये कहते हैं कि एक रीजन में किसी जगह पे पाए जाने वाले वो डिफरेंट प्लांट्स के नेम हमें बता रहा होता है। इसी के साथ हमारा रिवीजन होता है खत्म। तो अगर आप पहले के उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए होगे तो आप सिंपली इस पार्ट को स्किप कर दिया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर नहीं कर पाए होगे तो आप सिंपली मेरे साथ रिवाइज करो, उससे आपको चीजें प्रॉपर याद होंगी। बट अगली क्लास में हमेशा पहले से रिवाइज करके आना। सो आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहली बात, इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी और टैक्सोनमिक कैटेगरी। टैक्सोनमिक कैटेगरी क्या है अभी आगे बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, यानी कि एनसीईआरटी में कहती है कि आप क्लासिफिकेशन करोगे कैसे, उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज। किस बात की नॉलेज? कि किसी ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसी सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। इसी के बेसिस पे मैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स पे रख रहा हूँ, और उन ग्रुप्स को मैं कह रहा हूं कैटेगरीज या फिर टैक्सोनमिक कैटेगरीज। सेकंड, मैं ये कहता हूं कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म को उठाया और एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया। लेट सपोज मैंने कहा कि किंगडम प्लांटे का ये पार्ट है और काम खत्म हो गया, हम उठ गए कि नहीं भाई चलो अब तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली, ऐसी बात नहीं है। सो मैं कह रहा हूं कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट अ सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि लगातार मुझे सीरीज ऑफ स्टेप में क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, वेयर ईच ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस टैक्सोनमिक कैटेगरीज। सबसे पहले मैं उसको किंगडम में डालूंगा, उसके बाद फाइलम में डालूंगा, उसके बाद क्लास में डालूंगा, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एक करके सीरीज ऑफ टैक्सोनमिक कैटेगरीज में मैं उसको डाल रहा हूं। एंड लास्टली मैं ये कहूंगा कि टैक्सोनमिक कैटेगरीज क्या है। टैक्सोनमिक कैटेगरीज आर नॉट अ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट दे आर पार्ट ऑफ लार्जर टैक्सोनमिक अरेंजमेंट नोन एज टैक्सोनमिक हायरार्की। इसका क्या मतलब है भाई कि कोई टैक्सोनमिक कैटेगरी एक सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसा मैंने पीछे कहा था कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, सीरीज ऑफ स्टेप है। उसी तरह से टैक्सोनमिक कैटेगरी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किंगडम अकेले ही कहीं पे बिलोंग कर रहा है, उसका कोई एज सच सेंस नहीं बन रहा होगा। वो पार्ट है एक लार्जर टैक्सोनमिक अरेंजमेंट का, जहां पे मैं चीजों को प्रॉपरली लेवल वाइज उनके कैरेक्टर्स को देख के छोटे से बड़े लेवल में उसको प्लेस करूंगा, जिसको मैं कह रहा हूं टैक्सोनमिक हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब है? सिंपली गूगल करके भी देख सकते हो। हायरार्की का ये मतलब है कि किसी भी चीज को मैं प्रॉपरली अरेंज करता हूं वेरियस लेवल्स में, लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, छोटे से बड़े तक में, या आप ऊपर से नीचे आ जाओ, बड़े से छोटे, उस चीज को मैं कह रहा होता हूं कि वो टैक्सोनमिक हायरार्की है। सो टैक्सोनमिक कैटेगरीज आर नॉट अ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट दे आर पार्ट ऑफ अ लार्जर टैक्सोनमिक अरेंजमेंट। एक ओवरऑल पिक्चर है जो कि मैं देख रहा हूं, नोन एज टैक्सोनमिक हायरार्की। इसके बाद कुछ बहुत ही कॉमन लाइनें जो हमने या तो एनसीईआरटी में पढ़ी होंगी या फिर हमने इधर उधर से सुनी होंगी, बट आज उसके प्रॉपर मीनिंग को समझेंगे कि क्यों मैं ये कह रहा होता हूं कि लोअर दी टैक्सोनमिक कैटेगरी मोर विल बी द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू मेंबर ऑफ अ सेम टैक्सोन। और ऐसी बातों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इस कदर एक्सप्लेन करूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहली लाइन जो मैं कहूंगा वो ये कि द टैक्सोनमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसका ये मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि एक किंगडम की अगर मैं बात करूं या एक फाइलम की बात करूं एंड सो ऑन, अगर लेट सपोज मैं एक स्पीशीज की बात करता हूं, तो वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, यानी कि उस टैक्सोनमिक हायरार्की में उसकी खुद की एक अपनी पहचान है, न कि मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट से वो मैं कहता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किंगडम में कह रहा हूं तो मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स को बस इकट्ठा कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी एक अपनी पहचान है, उस कंप्लीट टैक्सोनमिक हायरार्की में वो एक प्लेस होल्ड कर रहा है जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर शो करते हैं हमें, उससे वो हमें ये कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट, एज वी मूव डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीशीज में नीचे की ओर आओगे उस टैक्सोनमिक हायरार्की में, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। आपके जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स है, अगर आप दो स्पीशीज को पकड़ लो, दो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लो, आप एग्जांपल के तौर पे लेट सपोज आप एक डॉग को और एक कैट को पकड़ लो और आप उसको कंपेयर करना शुरू करो, ऊपर किंगडम से उसके फाइलम, फिर क्लास, इस तरह से आप उसको कंपेयर करना अगर शुरू करो, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएंगी। अभी नजर कैसे आएंगी, मैं पहले ये 3 स्टेटमेंट्स जरा बता दूं, उसके बाद मैं प्रॉपर्ली एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, उससे इन सारी बातों को मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसे कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट मैं ये कहता हूं कि लोअर दी टैक्सा, यानी कि अगेन मैं नीचे आ रहा हूं ऊपर से, मोर आर द कैरेक्टर्स दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आया, जो मेंबर्स उस एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के अंदर थे, वो स्पेसिमेन या मैं कहूं वो एग्जांपल, वो ऑर्गेनिजम्स, वो उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करने लगे।
नेक्स्ट लाइन में ये कहता हूं कि हायर द कैटेगरी। अब जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, पहले मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट सेम लेवल। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो, आपको कॉमन रिलेशनशिप ढूंढने में दिक्कत होती है दो अलग अलग टैक्सॉन के बीच में, जो कि एक ही लेवल पे लाई करता है। यानी कि लेट सपोज एक लेवल, जैसे कि मैं कह दूं कि फैमिली एक लेवल है, तो उस लेवल पे अगर आप दो फैमिलीज को उठा लो, जैसे कि फेलिडियाई और कैनिडियाई, तो उनके बीच में आपको कुछ कॉमन रिलेशंस मिलेंगी। बट अगर यही आप एक लेवल ऊपर चले जाओ और उसके बाद अगर दो ऐसे उस लेवल पे दो टैक्सॉन को उठा लो, तो आपको कॉमन रिलेशनशिप्स उनमें कम देखने को मिल रही होंगी। अब ये कैसे देखने को मिलेंगी, ये मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम से आपको प्रॉपर्ली अब एक्सप्लेन करूंगा। तो अब सभी बच्चे अपने आंखें खोल लेंगे और कान खड़े कर लेंगे और मेरी कही हुई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, वरना आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, आप इसे अच्छे से देख लो। मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे किंगडम एनिमलिया लिखा है और एनिमल किंगडम के कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे हैं। फिर मैंने फाइलम कॉर्डेटा लिखा है और फाइलम कॉर्डेटा में आने वाले कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे। अभी कॉर्डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, बट अभी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उसके बाद मैंने कहा है क्लास मैमलिया और मैमल्स के कुछ कॉमन एग्जांपल लिखे हैं, जो हमारे कुछ एनिमल्स जो कि मैमल्स होते हैं। फिर मैंने कहा ऑर्डर कार्निवोरा एंड उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एंड फैमिली फेलिडियाई उसके बारे में हमने लिखा है। फिर जीनस पैंथरा उसके बारे में हमने लायन एंड टाइगर को लिखा है, एंड लास्टली स्पीशीज टिग्रिस जिसमें हमने टाइगर को लिखा है। हमें किंगडम एनिमलिया के कुछ कॉमन फीचर्स मालूम है, जैसे कि वो सभी मेरे यूकैरियोटिक सेल होंगे। मैं बोलूँगा उन सभी के पास सेल वॉल एब्सेंट होगा, या फिर उन सभी के सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा, उनमें स्मॉल साइज की वैक्यूल प्रेजेंट होगी। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हमें किंगडम एनिमलिया के बारे में पता है। फिर मैं बोलूँगा फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा का अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उन सभी के पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या है, मैं चैप्टर 4 में एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम बात करेंगे क्लास मैमलिया की। सो मैमलिया के कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि उन सभी में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर ऑर्डर कार्निवोरा, नाम में ही कार्निवोरा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सभी मेरे कार्निवोरस एनिमल्स होंगे। फिर इसी तरह से फैमिली फेलिडियाई, जिसमें मैं कैट, लायन, टाइगर इन सबको काउंट करता हूँ, जो कि मैं कहता हूँ कि कैट की फैमिली में ही लायन आ रहा होता है। आपने बचपन से ये चीज़ सुनी होगी, सो हम इसलिए कहते हैं कि कैट की फैमिली में ही लायन बिलोंग करता है। एंड देन विल से जीनस पैंथरा, जिसमें मैं कहूँगा लायन एंड टाइगर, एंड लास्टली टिग्रिस, जो कि टाइगर की स्पीशीज है। सो अब मैंने एक स्टेटमेंट कही थी कुछ देर पहले कि लोअर दी टैक्सा, अब जैसे ही टैक्सा में नीचे आते जाओगे ऊपर से नीचे, इस पार्ट को भी रहने देना, मैंने कही थी कि लोअर दी टैक्सा, अब जैसे ही टैक्सा में ऊपर से नीचे आते जाओगे, आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी विद इन दैट टैक्सॉन। यानी कि दो एग्जांपल्स को पकड़ लो विद इन दैट टैक्सॉन। सो इसे इस डायग्राम से अब ये समझेंगे। अगर मैं कहूं कि इस टैक्सॉन में इन सब के बीच कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताओ, सो आप वही वाले बताओगे कि एनिमल किंगडम को बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल साइज का वैक्यूल, सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, सभी यूकैरियोट्स है। तो आपके पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आपने बता दिए, मुझे 3-4 बता दिए। अब अगर मैं कहूं कि इनके बीच में जरा मुझे कॉमन कैरेक्टर्स बताओ, जैसे कि क्रो में, एक मैन में जो कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, इन सब में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताओ। सो इसके कॉमन कैरेक्टर्स बताते वक्त बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझे किंगडम एनिमलिया के कॉमन कैरेक्टर्स तो बताओगे ही कि इन सब में भी सेल वॉल एब्सेंट है, या फिर मैं यूं कहूं कि सेंट्रोजोम प्रेजेंट है उनके सेल में, या फिर स्मॉल साइज का वैक्यूल है उनके सेल में, वो सभी यूकैरियोट्स हैं। ये सारे कैरेक्टर्स तो आप मुझे बताओगे, बट साथ में आप मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा फीचर बताओगे, वो ये कि सिंस ये फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं सर, तो इन सभी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। सो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि ऊपर में अगर मैं कुछ 3-4 कॉमन कैरेक्टर्स उनके बीच में बता रहा था, 3-4 रिलेशनशिप उनमें थी इन सभी में, तो नीचे में उन ऊपर से मुकाबले ज्यादा रिलेशनशिप, ज्यादा कॉमन चीजें मुझे देखने को मिल रही है। अब जरा इसको आगे लेकर जाते हैं, एक नीचे एक और लेवल पे आते हैं। मैं कहूंगा क्लास मैमलिया। सो इसमें कौन कौन आ रहा है? क्रो ऑब्वियसली मैमल्स में तो काउंट नहीं होते, सो इसमें हमारे मैन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर ये सभी आ रहे होते हैं। सो अगर मैं अब आपको पूछूं कि आप मुझे इनके कॉमन कैरेक्टर्स बताओ, तो आप मुझे किंगडम एनिमलिया के कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे, वो सभी 3-4 जो भी मेरे कॉमन कैरेक्टर्स थे। फिर आप मुझे फाइलम कॉर्डेटा के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे, जो ये सब कॉमन शेयर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट होता है मेरा कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। बट अब आप इसमें मुझे क्लास मैमलिया के भी कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे। आप ये बोलोगे कि सर मैमल में जो मेरे मैन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर ये सभी आ रहे हैं सर, ये सब के सब मेमोरी ग्लैंड इनमें प्रेजेंट है। सो अगेन हमने क्या देखा कि पीछे के मुकाबले कॉमन कैरेक्टर्स मुझे ज्यादा देखने को मिले, कॉमन रिलेशनशिप मुझे ज्यादा देखने को मिली विद इन दैट टैक्सॉन, जब मैं 2 एग्जांपल्स को लेकर चलूंगा तब। अब
एक और नीचे आ जाते हैं। तो ऑर्डर कार्निवोरा में आप मुझे इसके सारे कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे, इसके सारे कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे। कार्निवोरा में जो मेरे डॉग, कैट, लायन, टाइगर आते हैं, मैन को हम कार्निवोरा में नहीं रख रहे होते, मुझे आप इसके सारे कॉमन कैरेक्टर्स बताओगे। बट साथ ही आप मुझे ऑर्डर कार्निवोरा के भी कॉमन कैरेक्टर बताओगे कि सर डॉग, कैट, लायन, टाइगर ये सभी के सभी मेरे कार्निवोरस एनिमल हैं। इसी तरह से फैमिली फेलिडियाई आ जाने पे इनमें और भी ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाएंगी। जीनस पैंथरा आने से एक लायन और एक टाइगर और भी ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं। एंड लास्टली मैंने कहा कि स्पीशीज टिग्रिस जो कि मेरे टाइगर की स्पीशीज होती है, इसकी बात करी तो यहाँ हमें क्लियरली ये बात देखने को मिली कि लोअर दी टैक्सॉन, मैं टैक्सॉन में जैसे जैसे नीचे आते जाऊंगा, मोर विल बी द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टू मेंबर विद इन दैट टैक्सॉन विल शेयर। जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आता गया, दो मेंबर को अगर मैं पकड़ लूं एक टैक्सॉन के अंदर ही, वो और ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते रहेंगे। ऊपर वाले ये सारे मेरे सिर्फ एनिमलिया के कॉमन कैरेक्टर्स दिखाते हैं, बट ये सब के सब एनिमलिया के तो कॉमन कैरेक्टर दिखाएंगे ही, साथ में वो फाइलम कॉर्डेटा के भी कॉमन कैरेक्टर दिखाएंगे। ये सारे मेरे इन दोनों के साथ क्लास मैमेलिया के भी कॉमन फीचर शो करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ते हैं। इससे मैंने उस पहले स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे उस नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को कि वो हमें क्या कह रहा होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि हायर द कैटेगरी, यानी कि जैसे जैसे अब मैं नीचे से ऊपर आऊं, मोर विल बी द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स एट अ सेम लेवल। यानी कि वो आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अब हम जरा नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि फैमिली फेलिडियाई जिसमें मेरे कैट, लायन, टाइगर ये सारे आ रहे थे, और फैमिली कैनिडियाई जिसमें मैं डॉग को इंक्लूड करता हूं। डॉग की फैमिली को मैं फैमिली कैनिडियाई कह रहा होता हूं। अब मैं अगर आपको पूछूं आप जरा मुझे इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे? सर ये दोनों एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो एनिमल किंगडम के कॉमन कैरेक्टर्स तो ये शो करेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर हम ये जानते हैं कि डॉग भी फाइलम कॉर्डेटा को ही बिलोंग करता है, उसका क्लास भी मैमेलिया ही होता है, डॉग्स भी मैमल्स होते हैं, एंड ऑर्डर उनका भी कार्निवोरा ही होता है, डॉग्स भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं। सो आप नेक्स्ट मुझे कहोगे सर ये फाइलम कॉर्डेटा के भी कॉमन कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद आप बोलोगे सर डॉग और कैट क्लास मैमेलिया के भी कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, दोनों के पास मेरे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर आप ये कहोगे कि कार्निवोरा को बिलोंग करते हैं, तो दोनों के दोनों मेरे कार्निवोरस है। तो आपने ये सारे मुझे कॉमन कैरेक्टर्स बता दिए, जो आपने मुझे 4 लेवल पे उन कॉमन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया, एग्रीगेट करके आपने मुझे यहाँ पे इन दोनों के विषय बता दिया। अब जरा एक लेवल ऊपर आ जाएंगे। मैं अब आपसे पूछूंगा कि आप मुझे ऑर्डर कार्निवोरा जिसका एग्जांपल डॉग है, इसी तरह से ऑर्डर हार्बिवोरा होता है जिसमें मैं फॉर एग्जांपल काऊ को इंक्लूड करता हूं। तो अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप मुझे काऊ और डॉग के बीच में जरा कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताओ भाई, तो आप मुझे अगेन ऊपर से शुरू करेंगे अपना ड्रिल। सबसे पहले आप मुझे किंगडम एनिमलिया के कॉमन फीचर बता रहे होगे, क्योंकि काऊ भी एक एनिमल है। उसके बाद आप मुझे फाइलम कॉर्डेटा के कॉमन फीचर बता रहे होगे, क्योंकि काऊ भी मेरा फाइलम कॉर्डेटा में ही आता है, तो वो सारे कॉमन कैरेक्टर्स डॉग के पास भी होंगे, काऊ के पास भी होंगे। उसके बाद आप मुझे क्लास मैमेलिया के कॉमन फीचर बता रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है एक काऊ ऑब्वियसली एक मैमल है, सो वो सारे कॉमन फीचर्स एक डॉग भी शो करेगा, एक काऊ भी शो करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों मैमल है। बट इस बार आपने ऑर्डर के लेवल पे दोनों को अलग अलग कर दिया। डॉग मेरा कार्निवोरा था, काऊ मेरा हार्बिवोरा है, तो इस लेवल पे उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बची। जैसे इस लेवल पे नीचे डॉग और कैट के बीच में फैमिली के लेवल पे कॉमन बातें नहीं थी। सो अब इसके मुकाबले इनमें और कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से एक और ऊपर अगर लेवल पे आ जाता हूं तो क्लास रेप्टिलिया में जो स्नेक आता है, सो स्नेक भी एक एनिमल है और स्नेक भी एक कॉर्डेटा है, बट उसकी क्लास अलग है। ये क्लास मैमल्स के एग्जांपल है, और रेप्टिलिया यानी कि स्नेक एक रेप्टाइल होता है, हमें पता है। सो अगर मैं अब एक स्नेक और एक मैन के बीच के कॉमन रिलेशंस को पूछूं तो वो एनिमल्स के तो कॉमन को शो करेंगे ही, साथ ही वो फाइलम कॉर्डेटा के भी कॉमन रिलेशन शो करेंगे, बट क्लास के लेवल पे वो दोनों अलग है। मैं ये नहीं कह सकता कि रेप्टिलिया के पास भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। सो अगेन मैंने क्या देखा, और डिफिकल्टी हो गई मुझे उनके बीच में रिलेशन बताने में। इसी तरह से फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें बेसिकली मेरे सारे इंसेक्ट्स आते हैं, इसलिए फाइलम फेमस है। सो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बटरफ्लाई, तो एक बटरफ्लाई और एक क्रो में रिलेशनशिप बताने में मुझे और ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम एनिमलिया के रिलेशनशिप्स को ही शो करेंगे। जैसे कि आप बोलोगे कि सर दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है, दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, दोनों के पास वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं, ऐसी बातें। बट फाइलम के लेवल पे, क्लास के लेवल पे, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के लेवल पे ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों में और कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। और अगर लास्टली मैं बोल दूं कि एल्गे लिख लेते हैं जरा, एल्गे किंगडम प्लांटे को बिलोंग करता है। अब आप मुझे एल्गे और एक क्रो के बीच का कॉमन रिलेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर दोनों के दोनों यूकैरियोट है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छे।
उसके बाद आप क्या बोलोगे, और उसके बाद अगर आप सोचने की कोशिश करो, आप कॉमन रिलेशन क्या बताओगे। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के पास सेल वॉल एब्सेंट है क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट एब्सेंट वाली बात, क्योंकि एक के पास प्रेजेंट है दूसरे के पास एब्सेंट है। प्लांट्स के पास वैक्यूल बड़े साइज का होता है, एनिमल्स के पास वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है। सो आपने क्या देखा, आपको कॉमन रिलेशंस बताने में और भी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी। इसलिए मैंने ये बात कही कि जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर की ओर मूव करूंगा, एक स्पेसिफिक लेवल को अगर फिक्स कर दूं, जैसे कि फैमिली के लेवल को फिक्स कर दूं, तो फैमिली कैनिडियाई और फैमिली फेलिडियाई के बीच में कॉमन रिलेशन बताने में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी। अब अगर एक और ऊपर आ जाओ, ऑर्डर फिक्स कर दो ये लेवल, सो ऑर्डर हार्बीवोरा और ऑर्डर कार्निवोरा के बीच में आपको कॉमन रिलेशंस बताने में और कंपेरेटिवली ज्यादा दिक्कत होगी। सिमिलरली क्लास रेप्टिलिया और क्लास मैमिलिया के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स और भी कम होंगे, एंड अब फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम कॉर्डेटा के बीच में और कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, एंड लास्टली किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया, क्योंकि ये किंगडम के लेवल पे ही डिफरेंट है। ये सारी बातें, ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स तो ये शो ही नहीं करेगा। सो बहुत कम कॉमन चीजें होंगी जो कि ये दोनों शो कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे डिफिकल्टी इंक्रीज होती हुई नजर आई जब मैं नीचे से ऊपर आया, और ऊपर से नीचे आया तो मुझे डिफिकल्टी डिक्रीज होती हुई नजर आई। मैं और भी आसानी से उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर शो करता गया जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आया, बट नीचे से ऊपर जाते वक्त डिफिकल्टी मुझे इंक्रीज होती हुई नजर आई। सो यही मतलब है उन दो स्टेटमेंट्स का जो हम कह रहे होते कि नीचे आते वक्त डिफिकल्टी डिक्रीज वेरस ऊपर जाते वक्त डिफिकल्टी इंक्रीज। अब हम यहां से प्रॉपर 7 जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, विचार किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, उसको डिस्कस करेंगे, और उन सभी के सारे एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनको हम बड़े ही ध्यान से अब याद करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए, घर के लिए ना बचे, और आप फ्यूचर में सारे साइंटिफिक नेम आप प्रॉपर्ली बता पाओ। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, कि अगर मैं बोल दूं कि मैंगीफेरा इंडिका तो आप बता पाओ तुरंत की तुरंत कि मैंगीफेरा इंडिका मैंगो वो कह रहा है। अगर मैं कह दूं मस्का डोमेस्टिका तो वो हाउस फ्लाई की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो। सो नेक्स्ट हम अब उसको शुरू करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब भी मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर उसे क्लासिफाई करना शुरू करूंगा, when we classify any organism it automatically gets placed in these common taxonomic categories, और इसी को मैं कहता हूं कि obligate categories, जिसे मैं कहता हूं 7 obligate categories। तो ये obligate categories क्या है, जिनमें अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने लगूं तो ये पक्का है फॉर श्योर वो इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो क्लासिफाई हो ही जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी मर्जी, श्रद्धा अनुसार आप उसे और ज्यादा फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे मैं ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर बोल दूं, या फैमिली से पहले मैं सुपर फैमिली बोल दूं, ऐसी बातें। बट इन 7 हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो वो क्लासिफाई हो ही जाएंगी जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू करोगे। सो वो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेरी कौन कौन सी है? सबसे पहला है मेरा किंगडम, सेकंड है मेरा फाइलम, या फिर हम उसके जगह डिवीजन भी यूज कर रहे होते हैं। डिवीजन हम प्लांट्स के लिए बोलते हैं, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं वर्ड। उसके बाद मेरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास, उसके बाद वी विल से ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, और इस हायरार्की में सबसे नीचे सबसे छोटा लेवल में जो बोलूंगा वो हमारे स्पीशीज का लेवल है। अब इस हायरार्की को याद करने के लिए ट्रिक, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी इसको मिक्सअप ना कर दो। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि जरा इसको प्रॉपर्ली अरेंज करो आप, तो आप प्रॉपर्ली उसको अरेंज कर पाओ। ट्रिक ये है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली तो लिख ही दिया है, जी से जीनस, एंड फाइनली एस से स्पीशीज। सो इस के मदद से आप इस हायरार्की को आज के बाद प्रॉपर्ली याद रखना भूलना मत। अब हम क्या करेंगे, स्पीशीज से पढ़ना शुरू करेंगे उल्टे तरफ से। पहले स्पीशीज बताऊंगा, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एंड लास्टली किंगडम। हम इस हायरार्की को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, और एक एक करके सभी स्टेप में जितने भी साइंटिफिक नेम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उन सभी को लिखेंगे और उनको प्रॉपर्ली याद करेंगे। और अलग से कुछ स्पेशल बातें जो स्पीशीज के लिए बताऊंगा उन्हें भी हमें देखना है। सो स्पीशीज को मैं क्या कहता हूं कि स्पीशीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं क्लासिफाई करने बैठूं तो वो सबसे छोटी यूनिट जिसमें मैं उसको डाल सकता हूं वो स्पीशीज होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात ध्यान से सुनेंगे। स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए ओवर द टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं।
अगर आप इस सिंपली इस चीज़ को इंटरनेट पे सर्च करो तो अराउंड 20 से ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हम स्पीशीज़ क्या है इस चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं। इनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं आज के टाइम पे, वो हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है। सिमिलरली एक और अगर मैं नाम बोलूँ तो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है, ठीक है, उसे भी हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दी किसने थी? ये दी थी अर्नस्ट मेयर ने। अब ये नाम सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है? ये नाम कहीं पे सुना है? इस चैप्टर के शुरुआत में जब अर्नस्ट मेयर के बारे में कुछ बातें बताई थी तब मैंने कहा था कि अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, तब भी बताया था, अभी भी इस चीज को मेंशन किया। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज कहता क्या है, वो किस चीज को एक स्पीशीज मान रहा है, इसे हमें समझना है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप, विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। यानी कि मैं बोलूंगा एक लायन की, अगर मैं एक स्पीशीज की बात करूं, लेट सपोज, या मैं बोलता हूं टाइगर की एक स्पीशीज, मैं बोलता हूं पैंथेरा टिग्रिस, तो वो एक स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज कब है? जब वो सिमिलर है ऑर्गेनिजम्स, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल यंग वंस। एक इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए कि इस कॉन्सेप्ट को बनाया जब अर्नस्ट मेयर ने, तो इसमें बेसिस क्या था, किस चीज को ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट बनाया? इट्स बेसिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये वो पॉइंट है जिसको ध्यान में रखते हुए अर्नस्ट मेयर ने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? मैं कह सकता हूं एक डॉग एक कैट से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। कभी भी नेचुरली एक डॉग और एक कैट मेट नहीं कर रहे होंगे नेचर में। सिमिलरली एक ह्यूमन एक गोरिल्ला से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो मैं बोलूंगा कि ह्यूमंस एक स्पीशीज है और गोरिल्ला एक डिफरेंट स्पीशीज है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज है एंड कैट एक डिफरेंट स्पीशीज है। तो मैंने क्या देखा कि डॉग और कैट को मैं दो अलग अलग स्पीशीज कह सकता हूं क्योंकि वो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। या फिर मैं बोलूं डॉग को मैं एक सिंगल स्पीशीज कह सकता हूं क्योंकि डॉग क्या है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डॉग्स आ रहे होंगे, विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। उसका जो रिजल्ट होगा, जो प्रोजेनी आएगी, वो कंप्लीटली फर्टाइल होगी। उसको मैं बोलूंगा कि वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है और वो अर्नस्ट मेयर ने दी है। सिमिलरली एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज भी एक्स्ट्रा है, बट चाहे तो हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। लीनियस बहुत ही मशहूर, बहुत ही बेहतरीन नाम, अभी हम पढ़ेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने ही प्रपोज किया था। सो ये क्या कह रही होती है, जस्ट टू मेक अ सेंस, मैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं ताकि हमें ये पता चल जाए कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पीशीज को एक्सप्लेन करने के। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दो होंगे, वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि स्पीशीज क्या है? स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मैं डिफरेंट दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल स्पीशीज तब बोलूंगा जब वो आपस में देखने में सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, विच डज नॉट इवॉल्व एट ऑल, और वो ओवर द टाइम इवॉल्व बिल्कुल भी ना करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इवोल्यूशन में हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे होते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर्ली इवॉल्व करते हैं ओवर द टाइम। इसीलिए मैंने ये बात कही कि अलग अलग कॉन्सेप्ट तो है स्पीशीज के, बट उसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैं आज के टाइम पे मानता हूं, जिसको मैं स्टडी करता हूं आज के टाइम पे, वो मेरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि उसको छोड़ के बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे इसमें मैंने बोला कि विच डज नॉट इवॉल्व एट ऑल, तो ये तो कोई प्रॉपर बात नहीं हुई। एक स्पीशीज कभी इवॉल्व नहीं करेगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को याद करते हैं। अगेन मैं बोलूंगा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसका बेसिस है। इसमें वो क्या कह रहा है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक सिंगल स्पीशीज है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ कॉमन टर्म जैसे एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या है, सिंपैट्रिक स्पीशीज क्या है, कीस्टोन स्पीशीज क्या है, जो हमें बायो के सब्जेक्ट में, इकोलॉजी के चैप्टर में भी देखने को मिलती है एंड में, इन चीजों को जरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कीस्टोन स्पीशीज क्या है? एक कीस्टोन स्पीशीज को मैं कहता हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अदर स्पीशीज, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि वेरियस अदर स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करती है, उसको मैं नाम दूंगा कीस्टोन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल फिग ट्री में, एक फॉरेस्ट में अगर कोई फिग ट्री प्रेजेंट है, उसकी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उसमें फ्रूट उस टाइम पे आ रहे होते हैं जब पूरे फॉरेस्ट में किसी भी दूसरे ट्री में फ्रूट नहीं होते। इससे फायदा क्या होगा? यानी कि जितने भी एनिमल जैसे कि बर्ड्स एंड स्मॉल साइज के एनिमल्स जो भी फ्रूट पे डिपेंडेंट होंगे, वो इस फिग ट्री से अपना न्यूट्रिशन ले पा रहे होंगे, इस फिग ट्री से वो खाना ले पा रहे होंगे। अगर उस लोकेशन पे, उस रीजन में, उस
पर्टिकुलर हैबिटेट में फिग ट्री एब्सेंट हो तो वो वेरियस अदर स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एग्जांपल बीज का। जरा सोच के देखो, हम जो खाना खा रहे हैं वो बीज की बदौलत ही तो खा रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है वो बीज कर रही होती हैं। अगर बीज नहीं होती इस प्लेनेट में तो पॉलिनेशन ही नहीं होता, तो आप खाना कैसे खाते, हम फ्रूट्स कैसे खाते। जितने भी हम फ्रूट्स वेरियस खा रहे होते हैं, हम ग्रेन्स वगैरह जो भी खा रहे होते हैं वो सीड्स हैं जो हम ईट कर रहे होते हैं। सो वो सीड मिलते ही नहीं, अगर वो फ्लावर में पॉलिनेशन होती नहीं तो उससे फ्रूट नहीं आता, उस फ्रूट के सीड्स हमें नहीं मिल रहे होते। सो बी भी एक कीस्टोन स्पीशीज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलोक्रॉनिक एंड सिनक्रॉनिक। ये बातें फिलहाल एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई है, 12th के इकोलॉजी में कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, इसलिए ये चीज़ बताया। ये कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा है बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, नीट के एग्जाम्स में भी जैसे ये चीज़ें आ जाती हैं, सो इन्हें हम जरा ध्यान में रख सकते हैं। एलोक्रॉनिक स्पीशीज और सिनक्रॉनिक क्या है? एलोक्रॉनिक स्पीशीज को मैं कहता हूं दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वेयर एज सिनक्रॉनिक नाम में ही सुनकर लग रहा है कि सिंक्रनाइज्ड चीजों की बात हो रही है। सो दे आर प्रेजेंट एट सेम टाइम इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक टाइम स्केल ड्रॉ करो, कि अगर आप ओवर द ईयर्स के एक टाइम स्केल ड्रॉ करो तो एलोक्रॉनिक स्पीशीज सेम टाइम में प्रेजेंट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल होमोसैपियंस और टीरेक्स, ये दो अलग अलग के स्पीशीज है। जब टीरेक्स अर्थ में प्रेजेंट था तब होमोसैपियंस नहीं थी, अब जब होमोसैपियंस अर्थ में है तो टीरेक्स नहीं है ना अर्थ में, तो ये दोनों एलोक्रॉनिक स्पीशीज है क्योंकि ये डिफरेंट टाइम में उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। इसी तरह से सिनक्रॉनिक स्पीशीज, करेंटली प्लैनेट में कोई भी दो स्पीशीज के आप एग्जांपल उठा लो जो कि अभी दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो वो दोनों मेरे सिनक्रॉनिक हो जाएंगे क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट सेम टाइम इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसी तरह से हम कहते हैं एलोपैट्रिक और सिनपैट्रिक स्पीशीज। सो एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या है? दे आर स्पीशीज प्रेजेंट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि अलग रीजन में, अलग ज्योग्राफी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं, आप मान लो जैसे कि एप्पल की स्पीशीज और मैंगो की स्पीशीज, मैंगो हॉट या फिर मैं बोल दूं कि एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करती है, वेराज एप्पल को ग्रो करने के लिए एक कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो एप्पल और मैंगो कभी भी सेम ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं पाए जाएंगे, सो वो मेरे एलोपैट्रिक स्पीशीज है। वेराज सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या है भाई? स्पीशीज प्रेजेंट इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि एक ही जगह पे पाए जाने वाली स्पीशीज को मैं बोलूंगा सिम्पैट्रिक स्पीशीज। यानी कि आप कोई भी दो स्पीशीज के नाम उठा लो जो कि सेम जगह पे मिल रहे हैं, वो मेरे सिम्पैट्रिक स्पीशीज के एग्जांपल हो जाएंगे। सो ये हो गई बातें हमारी स्पीशीज से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डिस्कस करने थे। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे हायरार्की में एक ऊपर लेवल पे आ जाए तो जीनस को स्टडी करेंगे और यहां से हमारे सारे एग्जांपल्स याद करना शुरू होते हैं। सो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे साथ आप इन एग्जांपल्स को याद करना ताकि क्लास के एंड होते होते हमें ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, हम इन चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ले और प्रॉपर्ली हम सारे एग्जाम्पल्स बता पाए। तो अब हम जीनस पढ़ेंगे और साथ ही सभी साइंटिफिक नेम्स की जैमिंग चालू करेंगे, एक एक करके जितने भी नाम है सबको याद करेंगे। जीनस क्या है? सिंपल सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉर्नी और टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं लिखनी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड है वो एक जीनस बना रहे होंगे। बाकी ये बातें मैंने पीछे कर ली है कि जैसे जैसे स्पीशीज से जीनस में आऊंगा तो कॉमन कैरेक्टर्स और भी कम हो गए। एनसीईआरटी की लाइनें आप पढ़ें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर जीनस, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो हमने वो शुरुआत में कर लिया है। अब जरा नेम पढ़ना चालू करते हैं। ये वो सारे नाम हैं जो आपके एनसीईआरटी में करेंटली मेंशन्ड है। एक दो नाम ऐसे हैं जो फ्यूचर में आपको बार बार काम आ रहे होंगे इसलिए वो मेंशन कर रखा है, और कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके एग्जाम्पलर में मेंशन्ड है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। सबसे पहला सोलैनम। सोलैनम जीनस में 3 स्पीशीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ट्यूबरोसम, दूसरा मेलॉन्जिना, तीसरा निग्रम। मेरे साथ रिपीट करना जब मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। सबसे पहला सोलैनम ट्यूबरोसम, दूसरा सोलैनम मेलॉन्जिना, तीसरा सोलैनम निग्रम। साथ में कॉमन नेम भी लिख दिया है। सोलैनम ट्यूबरोसम हम पोटैटो को बोलेंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बायो में जब भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना। इससे होगा ये कि आपके टंग की एक मसल मेमोरी है जो कि बन जाएगी, आपको मसल मेमोरी में आ जाएगी। सोलैनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, मेलॉन्जिना यानी कि ब्रिंजल, इसमें भी टी आ रहा है, पोटैटो में भी टी कुछ, मेलॉन्जिना में एल, मेलॉन्जिना, ब्रिंजल का भी एल, तो वो एक टंग की मसल मेमोरी बन जाती है और जो बहुत काम आती है चीज़ों को याद रखने में। सो सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलैनम मेलॉन्जिना ब्रिंजल, सोलैनम निग्रम जिसको हम कह रहे होते हैं मकोई। तो एक चीज़ कि सोलैनम जीनस के टोटल 3 स्पीशीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको मैं एक नाम देता हूँ पॉलीटिपिक जीनस, यानी कि सोलैनम एक
पॉलीटिपिक जीनस है। इसका क्या मतलब है भाई? पॉलीटिपिक जीनस यानी कि दैट इज दे हैव मोर देन वन स्पीशीज, यानी कि सोलैनम जीनस की एक से ज्यादा स्पीशीज करेंटली नोन है एंड प्रेजेंट है प्लैनेट में, तो इसलिए मैंने बोला सोलैनम एक पॉलीटिपिक जीनस है। अगेन रिपीट करेंगे, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलैनम मेलोंजिना ब्रिंजल, सोलैनम निग्रम मकोई। नेक्स्ट आ जाते हैं पैंथरा पे। पैंथरा के अगेन 3, पैंथरा लियो टिग्रिस पार्डस। अब अगेन रिपीट, लियो लायन टिग्रिस टाइगर पार्डस लेपर्ड, लियो लायन टिग्रिस टाइगर पार्डस लेपर्ड, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पार्डस लेपर्ड। अगेन इसके एक जीनस के मोर देन वन स्पीशीज है, सो हमने कहा ये भी मेरा पॉलीटिपिक जीनस है, दैट इज हैव मोर देन वन स्पीशीज। उसके बाद जो बहुत फेमस बच्चे को पता है वो है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस हम ह्यूमंस को कह रहे होते हैं, ये आपके सामने खड़ा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे मोनोटिपिक जीनस है। अब मोनोटिपिक जीनस क्या है? मोनोटिपिक जीनस यानी कि दे हैव ओनली वन नॉन लिविंग स्पीशीज। मैंने यहाँ पे नॉन लिविंग स्पीशीज इतना क्यों लिखा? क्योंकि अब हो सकता है, सोचो, हो सकता है कोई 12th का बच्चा यहाँ पे आ जाए और जो एवोल्यूशन पढ़ के बैठा है वो मुझे पकड़ ले कि नहीं सर, ह्यूमंस के सिंगल स्पीशीज थोड़ी है, हमने होमो निएंडरथल, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस इतना पढ़ लिया। तो मैं बोलूँगा कि जी नहीं, आपने वो सब पढ़ा बट वो करेंटली अर्थ पे लिविंग नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन एंड लिविंग। इस वक्त प्लैनेट पे सिर्फ होमो की एक सिंगल स्पीशीज है, वो है सैपियन, इसलिए मैंने बोला कि होमो सैपियंस एक मोनोटिपिक जीनस है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलैनम मेलोंजिना ब्रिंजल और सोलैनम निग्रम मकोई, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पार्डस लेपर्ड। होमो सैपियंस ह्यूमंस को हम कह रहे हैं। बहुत खूब। उसके बाद आता है कैनिस फेमिलियारिस, जो कि हम डॉग को कह रहे होते हैं, हमारा बेहतरीन दोस्त डॉग। कैनिस फेमिलियारिस डॉग को बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो को बोलेंगे, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तब भी वहां पे मैंजीफेरा इंडिका बता रहा हूँ। मैंजीफेरा इंडिका लिनियस ने इस नाम को रखा था, ठीक है। तो कैनिस फेमिलियारिस डॉग, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो। ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट, वीट जो हम खाते हैं, अनाज जिससे हमारा पेट भरता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम वीट। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई। अब इन दोनों में डिफरेंस, हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई सर मैं कैसे याद रखूं? तो आप इसको सिंपल याद रख लो, हाउस फ्लाई घर में मिल रहा होगा, डोमेस्टिक जैसा कुछ है तो मस्का डोमेस्टिका, वेरेस ड्रोसोफिला मेलानगैस्टर आपका फ्रूट फ्लाई है। ये मैंने नाम एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? ये फिलहाल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट 12th में हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक्स में लिंकेज वगैरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी में हुए थे, तो आप वहां पे नाम याद करो, उससे अच्छा आप यहीं पे नाम याद करके जाओ ताकि आपको चीजें आसान हो फ्यूचर में, ठीक है। और लास्ट में बोलूंगा ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस, ये आपके एग्जाम्पलर में इसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में पूछ रखा है कि ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस बताओ भाई, उसने पूछ रखा है कि मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम बताओ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको मैं बोल दूंगा मस्टर्ड। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, कैनिस फेमिलियारिस डॉग, नेक्स्ट बोला मैंने मैंजीफेरा इंडिका, वो आपका मैंगो, फिर ट्रिटिकम स्टाइवम, वो हमने वीट की बात करी, मस्का डोमेस्टिका हम बोलेंगे आपका हाउस फ्लाई इसलिए डोमेस्टिका नाम लगा दिया ताकि आप उसको कंफ्यूज ना करो, आप पता चल जाए आपको कि हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानगैस्टर, लास्टली मस्टर्ड ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम निग्रम और मेरा सोलैनम मेलोंजिना, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलैनम मेलोंजिना ब्रिंजल, सोलैनम निग्रम मेरा मकोई, पैंथरा लियो टिग्रिस पार्डस, लियो लायन टिग्रिस टाइगर पार्डस लेपर्ड, होमो सैपियंस ह्यूमन। उसके बाद मैंने कहा मैंजीफेरा इंडिका मैंगो की बात कर ली, ट्रिटिकम स्टिवम मैंने वीट की बात कर ली, उसके बाद मैंने सबसे ऊपर कैनिस फेमिलियारिस मैंने डॉग की बात कर ली, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई की बात कर ली, ड्रोसोफिला मेलानगैस्टर मैंने फ्रूट फ्लाई की बात कर ली। फ्रूट फ्लाई क्यों याद रखना है? 12th के जेनेटिक्स में, उसमें सारे आपके लिंकेज के जेनेटिक्स में लिंकेज के सभी एक्सपेरिमेंट्स आपके ड्रोसोफिला मेलानगैस्टर में हुए थे। और लास्टली ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस क्यों याद रखना है? हमारे एग्जाम्पलर का सवाल है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही एक बच्चा है, सो एनसीईआरटी पढ़नी है यानी कि एग्जाम्पलर पढ़ना है। मैं सारे सीरीज चैप्टर के खत्म करवाने के बाद एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस यानी कि मस्टर्ड। इस चीज़ को मैं फैमिली में एग्जांपल्स बताना शुरू करूं उससे पहले आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार दोबारा से रिपीट कर ले, नोटबुक में लिखे, थोड़ी जैमिंग आप खुद भी बैठ कर करें, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम निकालना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें याद नहीं होने वाली। आप सोचोगे सर क्या पढ़ा के निकल गए, याद हो नहीं रही, बायो अच्छी नहीं है। बायो भाई बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ो तो मजे आएंगे, वरना फिर वो सजा ऐसा लगेगा। सो मैं फैमिली पढ़ाऊंगा बट उससे पहले वीडियो पॉज करें और एक बार ये सारे नाम 5-10 बार अच्छे से अपने मन में बोल ले, नोट्स में इसको अच्छे से लिख ले। फैमिली करते हैं तो फैमिली में फिर से उसी चीज को शुरू करते हैं भाई। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, बात खत्म। यानी कि कॉमन जो जीनसेस होंगे उसको मैं एक फैमिली में डाल रहा हूँ। अगेन मैं जीनस से फैमिली में आया हूँ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाएगी। किसमें? दो अलग, एक ही लेवल पे दो अलग अलग टैक्सॉन के बीच में कॉमन रिलेशनशिप ढूंढने में डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वापस शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स का सिलसिला।
सबसे पहले सोलैनम, जो भी पीछे पढ़ के आया था, सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलैनम मेलोंजिना ब्रिंजल, सोलैनम निग्रम मकोई। तो वो सोलैनम एक जीनस है। उसी तरह से धतूरा एक जीनस होगा, पेटूनिया एक जीनस होगा। ये तीनों जीनस आपस में रिलेटेड हैं और इसको मैंने एक फैमिली में डाला, वो है सोलेनेसिएई। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं फैमिलीज के नाम बताऊंगा आप उनके सफिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि उसको लेके आगे हम कुछ बातें कहेंगे। ठीक है, हम ये कहेंगे कि प्लांट्स में जो सफिक्स यूज करते हैं वो हम फैमिली के लिए ACI यूज करते हैं, वेरेज एनिमल में जो सफिक्स यूज करते हैं वो EDI यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको बहुत सारे सफिक्स दे देंगे। इसी तरह से मैं आगे फाइलम्स के लिए भी सफिक्स बता रहा हूँ, इसी तरह ऑर्डर वगैरह के लिए भी सफिक्स बता रहा हूँ। सो एग्जांपल्स ढेर सारे दे देते हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट सफिक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि इनमें से किसका सफिक्स कौन सा है, प्लांट का बताओ, फैमिली का बताओ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सोलैनम अगेन रिपीट करूंगा, सोलैनम, धतूरा, पेटूनिया, तीन जीनस आपस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैं, एक फैमिली में डाला, नाम सोलेनेसिएई। नेक्स्ट मैंजीफेरा, क्या था मैंजीफेरा, अभी बताया था, मैंजीफेरा मैंगो, मैंजीफेरा एनाकार्डियेसिएई फैमिली में आता है। इसी तरह से हमारे पास एक फैमिली होगी कॉन्वुलवुलासिएई। ठीक है, अभी मैं कुछ देर में सोलेनेसिएई और कॉन्वुलवुलासिएई को एक कॉमन ऑर्डर में डाल रहा हूँ। इस वाले फैमिली के लिए हमें कोई जीनस नहीं याद करना, सिंपली इस फैमिली का नाम याद करो। फैमिली सोलेनेसिएई में सोलैनम, धतूरा, पेटूनिया। इसी तरह से एक फैमिली कॉन्वुलवुलासिएई होगी, एक फैमिली एनाकार्डियेसिएई होगी जिसमें मैं मैंगो को डालूंगा। एनाकार्डियेसिएई मैं अगर पूछ लूं कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो, एनाकार्डियेसिएई मैंगो की फैमिली, सोलेनेसिएई मेरे पोटैटो वगैरह की फैमिली, तो सोलैनम आ जाएगा। इसीलिए सोलैनम का सगा रिश्तेदार है धतूरा, थोड़ा दूर का रिश्तेदार है ऑब्वियसली, धतूरा, और उसी तरह से पेटूनिया। उसके बाद जरा आ जाओ ट्रिटिकम, अभी क्या बताया था, ट्रिटिकम इज वीट, इसको मैं किस में डालूंगा, पोएसिएई, वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली। मेरे जितने भी ग्रास फैमिली को बोलते हैं, इसको ग्रास फैमिली बोलते हैं, तो ये सारे मोनोकॉट ग्रास वगैरह इसी में आ रहे होते हैं। ठीक है, सो पोएसिएई मेरी ट्रिटिकम इस फैमिली में आ रही है, यानी कि वीट इस फैमिली में आ रहा है। इसके बाद मैं बोलूंगा पैंथेरा, अभी क्या बताया था, पैंथेरा, लियोटिग्रिस्पार्डस, लायन टाइगर लेपर्ड, लियोटिग्रिस्पार्डस, लायन टाइगर लेपर्ड। सो पैंथेरा और कैट की फैमिली को मैं बोलता हूं फेलिस। इस दोनों की एक कॉमन फैमिली होती है फेलिडेई। एनिमल सफिक्स ईडीआई, प्लांट सफिक्स एसीआई, एनिमल्स है ये, सफिक्स ईडीआई, सो फेलिडियाई। इसीलिए हम कहते हैं कि कैट और लायन एक कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली सेम है, यानी कि उनमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऊपर से लेकर फैमिली तक जितने भी फीचर्स होंगे कॉमन होंगे। फैमिली के बाद उसके बाद वाले जो आपके लेवल्स आ जाते हैं, गेट सिक यानी कि जीनस और स्पीशीज, वो आपके डिफरेंट हो जाएंगे। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, कैनिस, इस जीनस में मेरे डॉग्स एंड वुल्फ्स दोनों आते हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं आपको बोलूंगा कि डॉग्स एंड वुल्फ्स एक कॉमन जीनस शेयर करते हैं। इसका मतलब डॉग्स और वुल्फ्स में आपस में जितनी कॉमनैलिटीज होगी, जितनी चीजें कॉमन होंगी, पैंथेरा यानी कि एक लायन और एक कैट में उतनी चीजें कॉमन नहीं होंगी। रीजन, एक कैट और एक लायन फैमिली के लेवल तक सेम है, वेरेज एक डॉग और एक वुल्फ जीनस के लेवल तक सेम है, यानी कि एक लेवल ज्यादा नीचे आए, यानी कि कॉमन रिलेशनशिप और ज्यादा इंक्रीज हो गई। सो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको ध्यान रखना। सो कैनिस डॉग एंड वुल्फ के लिए इस जीनस को यूज करते हैं, फेलिस कैट के लिए, डॉग के लिए कैनिस, कैट फेलिस, डॉग कैनिस, इस तरह से याद रखेंगे। तो कैनिस के लिए फैमिली कौन सी बनेगी, कैनिडेई, फेलिस के लिए फेलिडेई। उसके बाद आया हमारा मस्का। मस्का क्या था, मस्का में हमें मस्का लगाना होता है, मस्का था मेरा हाउस फ्लाई। ठीक है, मस्का हाउस फ्लाई, मस्कीडेई, याद, अब चीजें आपको याद होने लगी होंगी। फेलिस फेलिडेई, कैनिस कैनिडेई, मस्का मस्कीडेई, होमो ह्यूमंस होमिनिडेई। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, सोलैनम, धतूरा, पेटूनिया, सोलेनेसिएई, मैंजीफेरा, एनाकार्डियेसिएई, एक इसी तरह से आता है मेरा कॉन्वुलवुलासिएई। अब आते हैं ट्रिटिकम, पोएसिएई, पैंथेरा और फेलिस, फेलिडियाई, कैनिस कैनिडियाई, मस्का मस्कीडियाई, होमो होमिनिडियाई। ठीक है, तो प्लांट सफिक्स एसीआई फैमिली के लिए, एनिमल सफिक्स ईडीआई फैमिली के लिए। अब एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में फैमिलीज में कहती है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, यानी कि जब आप प्लांट्स की स्पीशीज में फैमिली बना रहे होते हो, जैसे मेरा सोलेनेसिएई, कॉन्वुलवुलासिएई, एनाकार्डियेसिएई, पोएसिएई, फैबेसिएई, तब मैं
क्या देखता हूं, मैं उन प्लांट्स के स्पीशीज के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को देखता हूं, और उन फीचर्स को ध्यान रखते हुए मैं फैमिलीज डिसाइड करता हूं कि मेरी सोलेनेसियाई फैमिली होगी, उसमें मैं इन चीज़ों को डालूंगा। मेरी एनाकार्डियेसियाई होगी, मैं इसको डालूंगा। मेरी फैबेसियाई होगी, ठीक है, मेरे इसी तरह से मेरे कॉन्वुल्वुलेसियाई होगी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लांट्स में जब भी हम फैमिलीज बनाएंगे, हम उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को देखेंगे, और उस तरह से हम प्लांट्स में फैमिलीज को अलग अलग डिवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद हम एक और ऊपर लेवल पे आ जाएंगे, वो हमारा होगा ऑर्डर, और ऑर्डर में कौन कौन से कॉमन आपके एग्जाम्पल्स आते हैं उनको देख रहे होंगे। सो फटाफट बात कर लेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर में मैं कहूँगा कि इट इज सबसे पहला ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, आपस में एक जैसे फैमिली, इसको मैंने उठाया ऑर्डर में डाल दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें डिफरेंस समझनी है इन दो पॉइंट्स में, मैं कहूंगा कि बिलो फैमिली यानी कि फैमिली जीनस स्पीशीज, ठीक है, बिलो फैमिली मतलब फैमिली या फिर उससे नीचे की अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे समझना, बिलो फैमिली नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। यानी कि जब भी आप फैमिली जीनस या स्पीशीज के लेवल पे किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे होगे तो आप नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स देखो, कितने सारे कैरेक्टर सिमिलर हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको भाई उठा के एक फैमिली में डालूंगा। ये कैरेक्टर डिसिमिलर है, इसके अकॉर्डिंग इसमें डालूंगा, यानी कि मैं नंबर कितने ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर है। वेरएज ऑर्डर ऑनवर्ड्स यानी कि ऑर्डर या उससे ऊपर लेवल के किंगडम, फाइलम, क्लास ऑर्डर, इन सब में एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आपको कहती है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, और एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर में क्या मतलब है? एग्रीगेशन मतलब पीछे बताया था, एग्रीगेशन मतलब किसी चीज का इकट्ठा होना, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑनवर्ड्स मैं कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल तरीके से नहीं देख के, फीचर्स को इंडिविजुअल तरीके से नहीं देख के एग्रीगेटेड फॉर्म में देखता हूं। यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मैं एक साथ कॉमन फॉर्म में देख के ऑर्डर्स को डिवाइड कर रहा होता हूं। सेम थिंग गोज फॉर ऑर्डर के ऊपर वाले आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारे के सारे। बट फैमिली की जैसे बात आ जाएगी या उससे नीचे वाले लेवल की बात आएगी तो मैं अब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को देखना चालू करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग कितने सारे कैरेक्टर सिमिलर है नहीं है उसके अकॉर्डिंग फैमिली डिवाइड करूंगा। बट ऑर्डर और उससे ऊपर में मैं कैरेक्टर्स को एज अ होल देखूंगा, इकट्ठा करके देखूंगा, और उस एक कॉमन चीज को लेके मैं ऑर्डर के अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड कर रहा हूँ कि ऑर्डर में आपके अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग टैक्सॉन बनाऊंगा, पॉलीमोनियल्स हो गए, सैपिंडेल्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब शुरू करते हैं अगेन हमारा वही पुराना वाला। प्लांट्स में सफिक्स एल्स लगाना है यहाँ पे, एनिमल्स में कोई स्पेसिफिक सफिक्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लांट्स का जब भी बताऊंगा एल्स ढूंढना आप, ठीक है, सफिक्स में। सबसे पहले सोलेनेसियाई फैमिली किस चीज की है बताओ, अब खुद बताना शुरू कर दो, ठीक है, इन चीजों को। सोलेनेसियाई में सोलैनम, धतूरा, पेटूनिया। सोलैनम किस चीज का था? सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलॉन्जिना, सोलैनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम पोटैटो, ठीक है, मेलॉन्जिना आपका ब्रिंजल, निग्रम मकोई। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना शुरू करो, क्लास के एंड तक आपको चीज़ पक्का याद हो जाएगी। सोलैनम और कॉन्वुल्वुलासियाई जो भी मैंने बताया था, इनका कॉमन ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। एल्स देखना है यहाँ पे ध्यान से। सो पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में कौन सी फैमिली आएगी? सोलैनम और कॉन्वुल्वुलासियाई। एनाकार्डियेसियाई किसकी फैमिली है भाई बताएंगे? मैंगीफेरा इंडिका इसमें आता है, यानी कि मैंगो की फैमिली है। सो एनाकार्डियेसियाई का ऑर्डर बनेगा सैपिंडेल्स। पोएसियाई किसकी फैमिली है? वीट की फैमिली, यानी कि ट्रिटिकम स्टाइवम इसमें आ रहा है, ग्रास की फैमिली बोलूंगा। पोएसियाई का पोएल्स, पोएसियाई का ऑर्डर पोएल्स। सोलेनेसियाई कॉन्वुल्वुलेसियाई का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। एनाकार्डियेसियाई का ऑर्डर सैपिंडेल्स। अब जरा एनिमल में आ जाते हैं। होमिनिडियाई, होमिनिडियाई यानी कि हमारा ऑर्डर बनेगा प्राइमेटा। प्राइमेटा के और अलग अलग मेंबर्स जो एनसीईआरटी बताती है, मंकी, गोरिल्ला। मंकी हम सबको पता है, मंकी, गोरिल्ला सबने देखा ही होगा टीवी में, इंटरनेट पे। जिबन, जिबन मैंने भी नहीं देखा, बंदर जैसा ही दिखता होगा और क्या। सो होमिनिडियाई, प्राइमेटा। मस्कीडियाई, मस्का डोमेस्टिका इसमें आता है, यानी कि हाउस फ्लाइज में आता है। मस्कीडियाई डायप्ट्रा विच इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ मस्क्यूटो, यानी कि मस्क्यूटो और हाउस फ्लाई एक कॉमन ऑर्डर शेयर करेंगे। ह्यूमंस और मंकीज एक कॉमन ऑर्डर शेयर करेंगे। सिमिलरली गोरिल्ला, जिबन, यानी कि हम और एक गोरिल्ला ऑर्डर के लेवल तक सिमिलर हैं। ऊपर से शुरू करेंगे, किंगडम फाइलम करते हुए आएंगे, क्लास ऑर्डर करते हुए ऑर्डर के लेवल तक हम सिमिलर हैं। फैमिली ऑनवर्ड हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सोलेनेसियाई, कॉन्वुल्वुलेसियाई, इनका एक कॉमन ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, एनाकार्डियेसियाई, सैपिंडेल्स, पोएसियाई, पोएल्स, होमिनिडियाई, प्राइमेटा, मस्कीडियाई, डायप्ट्रा। लास्ट में हमारा फेलिडियाई और कैनिडियाई। फेलिडियाई में कौन आता है? ये फैमिली कॉमन किसकी है? लायंस वगैरह की। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। लायन,
टाइगर और आपका लेपर्ड, और साथ ही हम कैट बोलेंगे, कैट के लिए फेलिस हम यूज करते हैं उसका जीनस, ठीक है। सो पैंथरा और फेलिस उनकी एक कॉमन फैमिली थी, फेलिडियई, फेलिडियई और कैनिडियई। कैनिडियई इस फैमिली में कौन कौन आ रहे होते हैं मेरे, आपके कैनिस जीनस इसके अंडर आती है। कैनिस किसकी जीनस है, डॉग्स एंड वुल्फ्स की। क्या बोला था, डॉग्स एंड वुल्फ्स जीनस के लेवल पे सेम है, लायन, टाइगर, कैट ये सब के सब फैमिली के लेवल पे सेम है। फेलिडियई कैनिडियई के लिए मैंने बोला कार्निवोरा, ये इसका ऑर्डर है, यानी कि बहुत ही कॉमन सी बात है, कार्निवोरा है, कार्निवोरस जैसा कुछ साउंड कर रहा होगा, उससे याद कर लो आप इसको, ठीक है। अगेन रिपीट करेंगे, सोलेनेसियाई कॉन्वोल्वुलेसियाई, पॉलीमोनियल्स, एनाकार्डियेसियाई, सेपिंडेल्स। देखो एक बात मैं बोलूंगा, आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे कोई निमोनिक्स क्यों नहीं बता रहे हैं, सर इसमें ट्रिक बता के सारा का सारा याद करवा दे, तो जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं एक ट्रिक बताऊं और आपको एक पूरा चैप्टर याद करवा दूं सिर्फ ट्रिक से, और वो वैलिड भी नहीं होगा क्योंकि आप भूल जाओगे इसको ओवर द टाइम। मैं अगर फर्स्ट चैप्टर में आपको इतने सारे ट्रिक्स बताऊं तो ओवर द सारे चैप्टर्स तो ट्रिक्स पे ट्रिक्स, ट्रिक्स पे ट्रिक्स लगाएंगे हम, ठीक है। तो चीजें बायो में वैसे काम नहीं करती, जहां तक पॉसिबल हो आप बिना ट्रिक्स के सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको याद करो। जहां जहां ट्रिक्स की नीड होगी, निमोनिक्स की नीड होगी, मैं वहां पे आपको निमोनिक्स बना के दूंगा, ठीक है। सो रिपीट करेंगे, सोलेनेसियाई कॉन्वोल्वुलेसियाई, पॉलीमोनियल्स, एनाकार्डियेसियाई, ठीक है, सेपिंडेल्स, पोएसियाई, पोएल्स, होमिनिडियाई, हमारा वाला तो याद कर ही लेना भाई, प्राइमेटा तो याद रखना, एटलीस्ट खुद का तो मालूम ही होना चाहिए ना ऑर्डर क्या है। होमिनिडियाई, प्राइमेटा, मस्कीडियाई, टैप्ट्रा, फेलिडिया कैनिडी, कार्निवोरा, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे क्लास के लेवल पे। सो मैं किंगडम, फाइलम, क्लास ये तीनों एक साथ ही बता दूंगा, उसके सारे के सारे एग्जांपल्स हमें, मतलब प्लांट किंगडम में भी कौन कौन से पढ़ने होते हैं जनरली, बहुत सारे अभी एक साथ ढेर सारे बता दूंगा। तो अभी से फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किंगडम से शुरू करूंगा। मैंने ये कहा कि बचे हुए किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन में कहूँ और क्लास वगैरह सारे में एक साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम के पूरे बचे हुए क्लासिफिकेशन को देखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद नेक्स्ट में मैं एनिमल किंगडम का बताऊंगा। प्लांट किंगडम हम कहेंगे प्लांटे, ठीक है। इसमें डिवीजन कौन कौन से आते हैं, अब यहाँ पे मैंने डिवीजन लिखा है, एनिमल्स के लिए फाइलम बोलूंगा, प्लांट्स के लिए डिवीजन बोलूंगा। सो सबसे पहला एल्गे, जिसे मैं थैलोफाइटा भी कहता हूं, मैंने लिखा नहीं है बट हम उसे थैलोफाइटा भी बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मेई और एंजियोस्पर्मेई, ये सारे मेरे इसके डिविजन्स आते हैं। जिम्नो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन हमने करनी नहीं थी, बट वो भी आता है, ठीक है। अब डिवीजन एल्गे के क्लास देखते हैं फटाफट। क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, ये मेरा ग्रीन एल्गे, ये मेरा ब्राउन एल्गे, ये मेरा रेड एल्गे। क्लोरोफाइसियाई, नाम में क्लोरो आ रहा है, क्लोरोफिल की बात चल रही है, तो यहाँ पे ग्रीन एल्गे। फियोफाइसियाई को ब्राउन एल्गे। रोडोफाइसियाई, नाम में रोडो है तो ये रेड, कुछ वैसा साउंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मेक श्योर आप इस चीज को बिल्कुल लिख लेना, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। डिवीजन में सफिक्स हम क्या यूज करेंगे प्लांट के लिए, फाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। क्लास में प्लांट्स के लिए क्या सफिक्स यूज करना है, फाइसियाई, क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई। सिमिलरली ब्रायोफाइटा में हम देखेंगे हेपेटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। आप ऐसा मत सोचना कि ये सारी चीजें अभी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल एनसीईआरटी में गिवन है। आपके प्लांट किंगडम जब पढ़ोगे तब यही सब चीजें पढ़ रहे होगे, ठीक है, वहां पे गिवन। अभी से याद कर लो, चैप्टर 3 में आसानी होगी, ठीक है। सिंपल सा फंडा रखो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें थर्ड चैप्टर में बताएगा तो ही मैं जाके पढ़ूंगा, पहले भी तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हेपेटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा, तो यहां पे क्या आया, ऑप्सिडा। सो प्लांट्स में सफिक्स यूज करूंगा क्लास के केस में, पहला फाइसियाई, दूसरा ऑप्सिडा। टेरिडोफाइटा में ऐसे देखेंगे, सिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इसका पी साइलेंट है तो इसको कोई भी पी सिलोप्सिडा नहीं बोलेगा, ठीक है, फिर उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बच्चे उसके मजे लेंगे। तो सो सिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। मेरे साथ रिपीट करेंगे। एल्गे में क्लोरोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई, फियोफाइसियाई। ब्रायोफाइटा में हेपेटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा में सिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सो इन सब में ऑप्सिडा, इनमें फाइसियाई। लास्टली एंजियोस्पर्म में हमने सुना ही होगा बचपन में, डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन होते हैं। सो डाइकोटिलीडनई, मोनोकोटिलीडनई। एक और सफिक्स का मिला, एई, ठीक है। सो प्लांट्स के केस में क्लास बोलूंगा तो क्या तीन सफिक्स, सबसे पहला फाइसियाई, ऑप्सिडा और एई। अगर डिवीजन बोलूंगा तो फाइटा, ठीक है। अब सेपिंडेल्स और पॉलीमोनियल्स अभी अभी हमने पढ़ा था, पॉलीमोनियल्स और फिर उसका नीचे आ जाता है मेरा पोएल्स। पोएल्स में कौन आता है मेरा, ठीक है, ट्रिटिकम स्टाइवम, पोएसियाई वगैरह।
एनाकार्डियेसी सेपिंडल्स आ रहा होता है, एनाकार्डियेसी में मैंगो आता है यानी कि मैंगजीफेरा इंडिका। पॉलीमोनियल्स में कौन आता है भाई, बताएंगे। सोलैनम आता है, धतूरा आता है, पेटूनिया आता है। सोलैनम में सोलैनम टिब्रोसम, सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलॉन्जिना, ठीक है। सो सेपिंडेल्स और पॉलीमोनियल्स ये दोनों ऑर्डर हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वो आ जाना जरा। सो ये दोनों ऑर्डर मेरे डाइकोटिलीडनी में आते हैं, यानी कि इसके सारे एग्जाम्पल मेरे डाइकोट के एग्जाम्पल होंगे। वेरस पोएल्स जो ग्रास की हमने बात करी थी जिसमें मेरे पोएसियई आ रहे थे, वो मेरे मोनोकॉट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रास आर मोनोकॉट, वेरस ऊपर वाले मेरे डाइकोट हैं, ठीक है। सो हमने प्लांट किंगडम का पूरा एक ओवरऑल लिख लिया। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जिम्नोस्पर्म भी था, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि उसके फर्दर डिटेल्स हमने पढ़ने नहीं है। प्लांट किंगडम में एल्गे जिसको मैं थैलोफाइटा कहता हूँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और मेरे जिम्नोस्पर्म में ही और एंजियोस्पर्म में। एल्गे में मेरा यानी कि थैलोफाइटा में क्लोरोफाइसियई, फियोफाइसियई, रोडोफाइसियई, ब्रायोफाइटा में हेपेटोकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। इसको HBA से भी याद कर सकते हो, ठीक है। NBA होता है हमारा फुटबॉल का, सो हम इसको HBA से याद कर लेंगे, जरा उसकी वैरायटी हो गई, ठीक है। फिर टेरिडोफाइटा में मैं बोलूँगा सिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। एंजियोस्पर्म में मैं बोलूँगा डाइकोटिलीडनी, मोनोकोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी में मैंने पढ़ा सेपिंडेल्स, पॉलीमोनियल्स। मोनोकोटिलीडनी में मैं बोलूँगा पोएल्स, ओके। सफिक्स बात कर लेंगे क्लास के लिए, प्लांट में फाइसी, ऑप्सिडा और एई, एंड डिवीजन में आ जाता है हमारा फाइटा। इतनी बातें हमने कर ली प्लांट्स की। एनिमल्स में छोटा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, वरना तो पूरा एनिमल किंगडम निकल जाएगा। सो एकदम छोटा सा बताऊंगा, कुछ था उसको याद कर लेना, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। सो अब लास्टली किंगडम एनिमलिया की बात कर लेते हैं। एनिमल बोलूंगा तो फाइलम यूज करूंगा, प्लांट बोलूंगा तो डिवीजन यूज करूंगा, बार बार बता रहा हूं। अब इसमें होते तो मेरे ढेर सारे फाइलम हैं, ठीक है। जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा इसको ऐसे याद कर लो, पोको टी, प्लेटियस्कल, एनार, मोई, हेको। ये खुद का एक गाना है, मैंने बनाया, बट हम सब मिलके इस गाने को गाएंगे। सो तब बताऊंगा कि पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, फिर प्लेटियलमेंटस, एस्कलमेंटस, अभी वो सारे नहीं बता रहा, अभी सिर्फ आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे हमने जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया वो सारे, जैसे डायप्टेरा मैंने बोला, पीछे हार्बीवोरा, कार्निवोरा, प्राइमेटा बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। सो आर्थ्रोपोडा, इसी तरह से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे फाइलम होंगे, अभी सिर्फ आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा पढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा में अगेन बहुत सारे क्लासेस होंगे, बट हम सिर्फ इंसेक्टा की बात करते हैं। आपको बोला भी था आर्थ्रोपोडा ये फाइलम इंसेक्टा के लिए फेमस है, मतलब बेसिकली इसमें इंसेक्ट सारे आ रहे होते हैं। तो इंसेक्टा को मैं ऑर्डर में क्या क्या डिवाइड करूंगा, लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा। 12th के बायोलॉजी में, बायोटेक में हम ये पढ़ते हैं कि लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा और कोलियोप्टेरा, इनके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी डिटेल्स होते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि ऑर्डर ध्यान रखना है। LDC लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा, LDC लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा। इसी तरह से कॉर्डेटा में मैमेलिया लिखा है मैंने, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मेरे फिशेज भी आ रहे हैं, एम्फीबिया भी आ रहा है, रेप्टिलिया भी आ रहा है, एव्स भी आ रहे हैं, बट मैंने सिर्फ मैमेलिया लिखा है क्योंकि सिर्फ इसी को देखना है अभी फिलहाल। सो मैमेलिया में मैंने लिखा प्राइमेटा, प्राइमेटा में हम ह्यूमंस आते हैं, मंकी, जिबन, गोरिल्ला, सबके सब। हार्बीवोरा, हार्बीवोरस एनिमल एक्सेट्रा, कार्निवोरा, सारे मेरे कार्निवोरस एनिमल इसमें आएंगे। एक लास्ट टाइम रिपीट, एनिमलिया में आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा, LDC लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा, LDC लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, कोलियोप्टेरा, कॉर्डेटा में मैमेलिया, मैमेलिया का प्राइमेटा, हार्बीवोरा, कार्निवोरा। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं करता हूँ खत्म। इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो बच्चे बेहोश हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वापस भी बुला रहा है बच्चों को। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूँगा। नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा नहीं बताना होता, रूल्स बताना है, किसने दिया, तो और थोड़े बहुत उसके बैकग्राउंड को बताना है। फिर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। 2 वाला किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 वीडियो में, वो जैसे भी चीज़ें हो रही होंगी, मैं कम से कम 1 या फिर उस तरह से मैं कवर कर लूँगा, 1 घंटे की या फिर जब की वीडियो बनेगी। सो उससे पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले मेक श्योर करना कि आज जो पढ़ा है उसको बिल्कुल रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर ये सारे के सारे नेम्स आप बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, बिलीव मी इम्पॉसिबल नहीं होगा। शुरू में मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि एक साथ कितने करूं, बट धीरे धीरे करना, थोड़े थोड़े करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साथ बैठो आप 4-5 घंटे और एक साथ बैठ के कर लो। शुरुआत में ऑब्वियसली बात है आपको कम ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। मैंने ये चीज़ देखा है इवेंचुअली, जब मैंने खुद ये चीज़ पढ़ी थी स्कूल में जब मैं था, तो ये चीज़ें याद करी थी। शुरुआत में ऑब्वियस सी बात है कि एक ज़्यादा टाइम लगता है, बट बाद में आप जब रिवीजन कर रहे होगे आप बहुत ही फास्टली उस चीज़ को कर पाओगे। और यकीन मानो इससे ढेर सारे सवाल आ सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ में से पूछ सकता है। आपको बेसिकली सारे ये साइंटिफिक नेमिंग सारे के सारे पता होने चाहिए, जितने भी हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जितने भी नाम्स बताएं, और इससे ढेर सारे सवाल आते भी हैं। सो नेक्स्ट क्लास के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप इन सबको अच्छे से पढ़ना,
पिछले वाला भी रिवाइज कर लेना और उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।